नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको पता है, दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये 365 दिन और 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहती है। और दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी है, यही इकलौती वजह नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस का जो सेटअप है वो भी अपने आप में बहुत प्रोफेशनल है। ऑफ कोर्स राजधानी होना इसकी एक वजह तो है ही, लेकिन इकलौती वजह नहीं है। दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, सेंसिटिव हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा और उधर गुड़गांव। तो कुल मिलाकर दिल्ली का टोपोग्राफिक सिचुएशन या कंडीशन जैसी जगह पर है, वहां पर अगर पुलिस अलर्ट नहीं रहेगी तो फिर इतनी बड़ी जगह जहां बेशुमार आबादी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहां पर अगर अपराध की घटनाएं होंगी तो उन पर काबू पाना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इतनी अलर्ट दिल्ली पुलिस 26 जनवरी के मौके पर या गणतंत्र दिवस के मौके पर, जब कोई नेशनल फेस्टिवल होता हो, तब उसकी अलर्टनेस कैसी होती होगी ये आप सोचिए। लेकिन इसी अलर्टनेस के बीच इस साल 25 जनवरी और 26 जनवरी की दरमियानी रात को एक भयानक वारदात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर होती है। इस वारदात की बदौलत या इस वारदात की वजह से एक सूटकेस में एक लड़की की बुरी तरह जली हुई लाश दिल्ली पुलिस को बरामद होती है, दिल्ली पुलिस बरामद करती है। और यह लाश पड़ी होती है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के एरिया में, जिस जगह को गाजीपुर के नाम से जानते हैं। ऐसे तो गाजीपुर अपने आप में काफी बिजी एरिया है, क्योंकि बॉर्डर है, तो आप समझिए कि दिल्ली और गाजियाबाद के लोग जो कम्यूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो इसी बॉर्डर से होकर गुजरते हैं। प्लस इसके आसपास बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर लोगों की बड़ी तादाद में आमद होती है, और खासकर सुबह के वक्त में तो ज्यादा होती है। गाजीपुर में बहुत बड़ी सब्जी मंडी है जो एक बड़े एरिया के नीड को कैटर करती है। फूल मंडी है जहां से पूरे दिल्ली एनसीआर में फूलों की सप्लाई होती है। इसके अलावा नॉनवेज की, फिश की एक बहुत बड़ी मंडी है गाजीपुर में। तो यहां पर कारोबारियों का जमावड़ा लगा रहता है, और खासकर सुबह के वक्त ये सारे बिजनेस जो है उसमें प्रोक्योर करने का काम चलता है। जो थोक व्यापारी होते हैं वो सुबह सुबह इन मंडियों में पहुंचकर अपने लिए चीजें खरीदते हैं ताकि वो उसको आगे खुदरा में बेच सकें। तो ऐसी जगह पर, ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करके चला जाए और उस लाश को आग लगा जाए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी, बहुत ही शॉकिंग बात थी। और वो भी तब जब वो 25 और 26 जनवरी की मिडनाइट की बात हो। खैर, दिल्ली पुलिस को सुबह तकरीबन 4:10 पर इस डेड बॉडी के बारे में खबर मिली। किसी ने ये बॉडी देखी सूटकेस में अधजली, और फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया। दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई कि भाई इतने सेंसिटिव टाइम में, जब सुबह जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, वीवीआईपीज मूवमेंट होंगे एक जगह से दूसरी जगह, उस समय में कोई डेड बॉडी शहर में फेंक कर चला जाए और लाश जलाकर चला जाए सूटकेस में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वाले खुद भी अमेज्ड और शॉक्ड थे, और मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई 20 से 24 साल के उम्र की एक लड़की की लाश एक सूटकेस में ठुसी पड़ी है, और वो बुरी तरह से जली हुई भी है। यानी उस बॉडी को देखकर उस मरने वाली लड़की की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस ने फिर भी, पुलिस का तो काम है इस तरह के मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना, पुलिस ने फिर भी उस लाश की अच्छी तरह से तलाशी ली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, क्राइम टीम के लोगों को मौके पर बुलाया और सूटकेस को भी देखा। कोई ऐसी बिना जली हुई या कोई अधजली चीज, कोई पीस ऑफ पेपर वहां पर मिल जाए तो लड़की की पहचान हो जाए। लेकिन पुलिस की ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। मरने वाली लड़की की पहचान पता नहीं हो पाई, और इत्तेफाक से जिस जगह पर वो बॉडी डिस्पोज ऑफ की गई थी, फेंकी गई थी, वो इस बॉर्डर का एरिया होने के बावजूद एक आइसोलेटेड स्ट्रेच था, एक सुनसान जगह थी। ऐसे तो गाजीपुर के पूरे इलाके की आबादी की अगर हम बात करें तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट जगहें हैं, लेकिन कुछ एक स्ट्रेच ऐसे हैं जहां पर लोगों की आमोदरफ्त, आना जाना थोड़ा कम होता है। तो जिस जगह पर यह लाश फेंकी गई थी वो कुछ ऐसी ही जगह थी। अब इसी वजह से एक चैलेंज ये भी था कि फिर लाश फेंकने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि आसपास पुलिस को कोई सीसीटीवी कैमरा भी नजर नहीं आया जिससे पुलिस ये देख पाए, लोकेट कर पाए कि हाँ भाई कौन यहां लाश फेंक कर गया, कौन सी गाड़ी में इस सूटकेस को कोई लेकर आया, क्या कोई बाइक में आया, क्या है। तो पुलिस के लिए ये एक बहुत टफ चैलेंज था, ब्लाइंड केस था, और प्रेशर भी था कि 26 जनवरी के मौके पर ऐसा हुआ, क्योंकि अगर इस केस को सॉल्व करने में ज्यादा देर होती तो दिल्ली पुलिस की किरकिरी भी होती। तो खैर, पुलिस ने पूरी ताकत लगाई और सबसे पहले ये जो डेड बॉडी लड़की की मिली थी उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए उसे पास के ही लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल हॉस्पिटल में, एलबीएस हॉस्पिटल में भिजवा दिया। डेड बॉडी को वहां की मॉर्चरी में रखवाकर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की
और चूंकि जिस जगह पर यह बॉडी मिली थी वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उस जगह की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते थे उन रास्तों में कहीं ना कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा होता ही। तो पुलिस ने यह तय किया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों की पुलिस स्कैनिंग करेगी। पुलिस की अलग अलग टीमें इस काम में लगाई गई। किसी को लेफ्ट साइड की जिम्मेदारी दी गई, किसी से कहा कि आप दाईं ओर से जितने रास्ते हैं उसको स्कैन कीजिए। तो पुलिस की टीमों ने स्कैन करना शुरू किया और इस स्कैनिंग का फायदा यह हुआ कि पुलिस ने एक संदिग्ध कार को नोटिस किया। एक ऐसे कार को पुलिस ने देखा जो उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस की तरफ देर रात को जाती हुई दिख रही थी। ऐसे भी उस सुनसान रास्ते से आमतौर पर लोग नहीं गुजरते, लेकिन अगर उस सुनसान रास्ते की तरफ कोई गाड़ी जा रही है और वो सीसीटीवी कैमरे में एग्जैक्टली उस लोकेशन पर नहीं लेकिन दूर में ही मान लीजिए ट्रैक हो रही है या नोटिस हो रही है, तो पुलिस का एक्टिव हो जाना लाजमी था। तो पुलिस ने देखा कि एक हुंडई वेरना कार उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाती हुई पुलिस को नजर आ रही थी और तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद वो कार उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ से वापस भी आ गई। ये भी पुलिस के लिए एक एविडेंस था जिसे देखकर यह लग रहा था कि उस सुनसान जगह पर जाना और वहां से इस कार का वापस आना यह इंडिकेट करता है कि इस लड़की के मर्डर में उस कार का कोई ना कोई रोल या इन्वॉल्वमेंट जरूर है। उस कार का इस्तेमाल जरूर हुआ है, कहने का मतलब है। कार का रोल मतलब ऑब्वियसली लिटरल रोल तो नहीं हो सकता क्योंकि कार बेजान चीज है। बहरहाल, तो पुलिस ने जब उस हुंडई कार को देखा तो उसके नंबर को जूम इन करके पुलिस ने पढ़ने की कोशिश की और पुलिस कामयाब हो गई। यह नंबर उत्तर प्रदेश का था और उत्तर प्रदेश के लोनी इलाके में रहने वाले एक शख्स की यह कार थी। लोनी कहाँ है? लोनी भी गाजियाबाद का ही एरिया है, यानी गाजीपुर बॉर्डर से थोड़ी ही दूर पर लोनी पड़ता है। तो पुलिस की एक टीम फौरन बिल्कुल स्विफ्टली लोनी में उस आदमी के घर तक पहुंची जिस आदमी की यह कार थी। पुलिस को लग रहा था कि अब वो इस मामले को क्रैक कर देगी, सॉल्व कर देगी, क्योंकि कार के नंबर से उसकी पहचान हो गई है। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को वहां निराशा हाथ लगी। निराशा यूं हाथ लगी कि जिसकी वो कार थी उसने कहा कि वो कार तो कई महीने पहले जो है एक दूसरे आदमी को बेच चुका है जिसका नाम अमित तिवारी है। तो पुलिस को वहां झटका तो जरूर लगा, लेकिन वहां से पुलिस को एक लीड मिली अमित तिवारी के नाम से। पुलिस को पता चला कि वो जो हुंडई वेरना कार है जो उस मौके पर गई थी, उस कार का करंट ओनर, प्रेजेंट ओनर अमित तिवारी नाम का एक शख्स है। पुलिस ने पता किया अमित तिवारी कहां रहता है। उसके मोबाइल नंबर के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई। जो उस कार का पुराना ओनर था उससे पुलिस को अमित तिवारी का मोबाइल नंबर मिल गया और अमित तिवारी का प्रेजेंट एड्रेस भी पुलिस को पता चल गया। अमित तिवारी गाजीपुर बॉर्डर से थोड़ी ही दूर पर एक कॉलोनी है, खोड़ा कॉलोनी। वो एक ऐसी कॉलोनी है जो 3 जिलों में लगती है या 3 जिलों में पड़ती है। गाजियाबाद में भी खोड़ा कॉलोनी का कुछ एरिया आता है। पूर्वी दिल्ली जो दिल्ली का जिला है वहां पर कुछ एरिया आता है, प्लस नोएडा जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है उस जिले में भी खोड़ा कॉलोनी का कुछ एरिया आता है। तो वो भी एक जियोग्राफिकली एक ऐसी जगह है जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और 3 जिलों की सीमाओं में उस खोड़ा कॉलोनी के एरियाज जो है वो फैले हुए हैं। तो एक इस तरह के डेंसली पॉपुलेटेड 3 जिलों में फैले हुए एक कॉलोनी जो कभी किसी जमाने में गांव हुआ करता था, अब तो गांव रहा नहीं क्योंकि दिल्ली आबाद हो गई, काफी घनघोर जिसे कहते हैं कि बसावट हो गई है, तो सुनसान जगह नहीं है। तो ऐसी जगह से उस अमित तिवारी नाम के आदमी को ढूंढ निकालना था। बहरहाल मोबाइल नंबर पुलिस को मिल चुका था, घर का पता भी पुलिस को मिल चुका था, इसलिए पुलिस को बहुत तकलीफ नहीं होने वाली थी। लेकिन पुलिस ने अमित तिवारी तक पहुंचने से पहले एक और काम करने का फैसला किया। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का डंप डेटा निकाला और पुलिस ये चेक करने लगी कि क्या वाकई उसका मोबाइल फोन रात को एक्टिव था क्या। खोड़ा कॉलोनी से गाजीपुर के उस मौका वारदात की तरफ जहां पर वो लाश मिली थी, क्या उस तरफ उसका मोबाइल नंबर दिख रहा था क्या। पुलिस ने जब डंप डाटा निकाला तो पुलिस को इस काम में भी जो है वो कामयाबी मिली और पुलिस ने देखा कि वाकई रात को तकरीबन 1-1.5 बजे तक वो मोबाइल फोन गाजीपुर के उसी इलाके के कुछ टावरों से कनेक्टेड था जिस जगह पर उस लड़की की लाश मिली थी। यानी एक तरह से ये एक अकाट्य प्रमाण था, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सफिशिएंट एविडेंस था अमित तिवारी को पकड़ने या गिरफ्तार करने का। साथ ही पुलिस ने यह भी देखा कि अमित तिवारी के मोबाइल नंबर के साथ साथ, उस पर्टिकुलर नंबर के साथ साथ एक और भी नंबर जो है उस एरिया में एक्टिव है, उस पर्टिकुलर टावर से कनेक्टेड है। हालांकि उस टावर से बहुत सारे और भी मोबाइल नंबर कनेक्टेड होंगे, लेकिन खोड़ा कॉलोनी से ट्रेवल करते हुए जो 2 मोबाइल नंबर दिख रहे थे वो 2 मोबाइल नंबर वही थे जिनको पुलिस जो है स्कैनर पे रख के या पुलिस सर्विलांस पे रख के जिनको चेक कर रही थी। तो जब पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि 2 लोग ऐसे थे जो गाजीपुर की इस जगह पर आधी रात को आए थे, पहचान तो पता चली गई थी, तो पुलिस ने फिर खोड़ा कॉलोनी में दबिश डाली और वहां दबिश डालने पर, रेड करने पर पुलिस को एक शख्स मिला, अमित तिवारी। दूसरा आदमी जो है वो गायब था। अमित तिवारी पुलिस को देखते ही हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके घर में आकर सो रहा था
उसे पता नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। पुलिस कुछ ही घंटों के इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके घर पहुंच चुकी थी और 26 जनवरी का दिन था, तो वो और भी इत्मीनान से सो रहा था क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो हुआ ये कि पुलिस को देखकर वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास सबूतों की कोई कमी नहीं थी। पुलिस को अब बस ये पता करना था कि उसने जिसकी हत्या की वो लड़की कौन है और उसकी हत्या उसने क्यों की, और साथ ही जिस दूसरे आदमी ने उसको इस कत्ल में मदद की वो आदमी कौन है, वो कहां है। तो खैर पुलिस ने कत्ल की पूरी कहानी बाद में जानने का फैसला किया। पुलिस ने पहले तो ये पूछा कि तुम्हारा वो दूसरा साथी कहां है जिसने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में तुम्हारा साथ दिया था, या जिसके साथ मिलकर तुमने लाश ठिकाने लगाई थी। तो अमित तिवारी ने उसके बारे में बताया। उस आदमी का नाम है अनुज, और अनुज जो है वो एक कैब ड्राइवर है। अमित भी कैब चलाया करता था। तो अनुज के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो प्रयागराज के रास्ते पर था, वो प्रयागराज भाग रहा था या जा रहा था, जो भी कह ले, लेकिन पुलिस ने उसको ग्रेटर नोएडा में नाकेबंदी करके पकड़ लिया। तो इस तरह चंद घंटों के अंदर एक लड़की के दोनों कातिल गिरफ्तार पुलिस कर चुकी थी, अमित तिवारी को और अनुज को। लेकिन अब सवाल यह था कि वो लड़की कौन थी और हत्या क्यों हुई थी। तो इसका जवाब यह है कि उस लड़की का नाम था शिल्पा पांडे, और शिल्पा पांडे जो है अमित तिवारी की कजन थी, यानी रिश्ते में बहन थी। लेकिन विडंबना देखिए कि वो बहन जो है वो अमित तिवारी के साथ रिलेशनशिप में थी, वो भी तब जब अमित तिवारी पहले से ही शादीशुदा है और गांव में उसके बीवी बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है। तो एक तरफ तो बीवी बच्चों का साथ है, भरा पूरा परिवार है, वो गांव में रहते हैं, अमित शहर में रहकर कमाता है, गांव में पैसे भेजता है। दूसरी तरफ वो शहर में जिसके साथ रहता है वो उसके कजन है, बहन है, और उसके साथ वो रिलेशनशिप में है और लिव इन में रहता है। कितनी अद्भुत, कितनी दुखद, अद्भुत तो मैं नहीं कहूंगा, अद्भुत एक पॉजिटिव वर्ड है, कितनी दुखद और कितनी अजीबोगरीब ये सारी बातें हैं। तो शिल्पा जो है वो रिलेशनशिप में थी तो जरूर, लेकिन वो इस रिलेशनशिप से कुछ और भी ज्यादा चाहती थी या मांगती थी। वो अमित को लगातार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रही थी कि अमित उससे शादी कर ले, और अमित इस बात के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अमित को लगता था कि जैसा चल रहा है वो तो ठीक है, टाइम पास हो रहा है, अच्छा वक्त गुजर रहा है, लेकिन बीवी बच्चों को छोड़कर मैं कैसे शादी कर लूं, और वो भी तुम मेरी बहन हो। तो अमित जो है इस चीज से मना करता था, लेकिन शिल्पा जो है इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। वो इमोशनल थी और पैशनेट भी थी। वो चाहती थी कि भाई भाई हो या जो हो, अगर हम रिलेशनशिप में हैं और इतने समय से रह रहे हैं तो शादी तो तुम्हें मेरे साथ करनी होगी। इसी बात पर दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती थी, और अब हाल के दिनों में शिल्पा जो है वो अमित तिवारी को ब्लैकमेल करने लगी थी। अमित इस बात से बहुत परेशान था, और 25 जनवरी की रात को अमित जो है वो शराब के नशे में धुत था। उसी दिन इन दोनों के बीच में फिर से शादी वाले मसले को लेकर, रिलेशनशिप वाले मसले को लेकर लड़ाई हुई, और उसी गुस्से में आकर अमित ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अमित ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का सोचा, और अपने दोस्त, जिगरी दोस्त, जिसे वो 7 या 8 सालों से जानता था, अनुज, उसको बुलाया। अनुज उसके घर पहुंचा और दोनों ने सोचा कि एक बार बाहर चल के थोड़ा देख लेते हैं, रेकी कर लेते हैं कि रास्ते में पुलिस है नहीं है, डेड बॉडी लेकर कैसे जाएं। तो दोनों घर से निकले, और वो डेड बॉडी जो है, ऐसे तो ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है, ईस्ट दिल्ली का, लेकिन वो डेड बॉडी फेंकना चाहते थे पश्चिमी दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, और बहुत दूर जाकर फेंकना चाहते थे ताकि पुलिस दूर दूर तक इनको लोकेट ना कर पाए। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 और 26 जनवरी की वो दरमियानी रात थी, तो पुलिस की चेकिंग रास्ते में बहुत ज्यादा थी। 2 से 3 जगहों पर पुलिस ने उनको रोका और उनसे पूछताछ की, उनकी चेकिंग की। वो भी तब जब उनके पास कोई डेड बॉडी या कोई संदिग्ध चीज नहीं थी। ये देखकर उनको एहसास हो गया कि अगर वो वाकई शिल्पा की लाश को लेकर पश्चिमी दिल्ली तक जाते हैं तो बिल्कुल बीच रास्ते में चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने तय किया कि डेड बॉडी यहीं कहीं ठिकाने लगाएंगे। इसके बाद वो घर में से डेड बॉडी लेकर उसको कार की डिग्गी में रखकर निकले, एक पेट्रोल पंप पर गए, वहां से डीजल खरीदा, सूटकेस पे डेड बॉडी ऑलरेडी पैक करके रखी थी, कुछ पुआल वगैरह का इंतजाम किया जिससे आग को जलाने में, या बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, लहकाने में सुविधा हो। तो ये काम उन्होंने किया, और उसके बाद गाजीपुर के उस सुनसान जगह पर पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सूटकेस में बंद लाश को डीजल और कुछ पुआल जैसी चीजों की मदद से आग के हवाले कर दिया। देर तक वो लाश जलती रही, और जब लाश जलकर बिल्कुल ऐसी हो गई कि उसको पहचान पाना मुश्किल हो, आधी रात को कोई इन्हें देखने वाला भी नहीं था। दूर से अगर किसी ने देखा होगा तो ये भी सोचा होगा कि शायद आग ताप रहे होंगे रात के अंधेरे में। तो ये लोग फिर वहां से ये काम करके फरार हो गए। लेकिन सुबह तकरीबन 4:10 पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों की नजर पड़ी, और लाश पर नजर पड़ते ही पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस एक्टिव हुई, और इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। तो
थैंक्स टू दिल्ली पुलिस इस तरह की घटनाओं को शायद पुलिस नहीं रोक सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्राइम है, घर के अंदर है, पुलिस घर के अंदर किसी के परिवार के अंदर तो घुसेगी नहीं, तो इस तरह के अपराध को पुलिस मेरे हिसाब से नहीं रोक सकती। हालांकि सख्त कायदे कानून हो और कड़ी सजा मिले तो भले इस तरह की घटनाओं में कमी आए, लेकिन उसके लिए अकेले पुलिस को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। हमारे पूरे लीगल सिस्टम पर उसको लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस घटना में पुलिस ने जिस तरह से मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेट किया और चंद घंटों में गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया, उस बात के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।